शिमला की मस्जिद के इमाम का बयान 1947 से यहां पर यह मस्जिद मौजूद है, यह कहना है मस्जिद के इमाम का। उन्होंने कहा कि मैं यहां पर 22 सालों से नमाज पढ़ा रहा हूं। मस्जिद के कागजात वक्फ बोर्ड के पास मौजूद है। सर, सबसे पहले तो ये क्या मुद्दा है? क्या सच में अवैध निर्माण चल रहा है? क्या आपके कागजों में कुछ कमी है जिसकी वजह से लोग आपत्ति उठा रहे हैं? क्योंकि सरकार में जो मंत्री हैं उन्होंने भी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। जी, असल में ये जो मामला चला हुआ है, ये वक्फ बोर्ड इस मामले को देख रहा है। ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, 1947 से पहले की मस्जिद है। ये कुछ ऐसे सुनने में आ रहा है कि ये नहीं, ये जो भूमि है सरकारी नहीं, ऐसा नहीं है, वो ये वक्फ बोर्ड की ही संपत्ति है। और यहाँ पहले से ही मस्जिद, हमारे आस पड़ोस जो भी है सबको ये मालूम है। मुझे तो 20-22 साल हुए यहाँ नमाज़ पढ़ाते हुए। इससे पूर्व जो है ये पुरानी मस्जिद थी। हाँ, ये है कि इसी मस्जिद को, पुरानी को, जब यहाँ पर कच्ची मस्जिद थी तो इसी को तोड़कर दोबारा से काम हुआ है इसके ऊपर, मगर इसका जो मामला है वो वक्फ बोर्ड देख रहा है। अब जुम्मे पर मस्जिद के इमाम की अपील को लेकर भी खबर जानिए, क्योंकि नमाज के लिए मस्जिद में ना आए लोग, जो जहां है वहीं पर नमाज अदा करें। मस्जिद में नमाज तय वक्त पर ही होगी। शुक्रवार का भी दिन है, तो क्या जुम्मे की नमाज अपने समय से होगी? और कितने लोग यहाँ पर आमतौर पर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, खासकर अगर जुम्मे की बात? नहीं, इंशाल्लाह जुम्मे की नमाज़ तो उसी वक्त होगी जो टाइम है हमारे नमाज का। बाकी है कि लोग कम आएंगे शायद। उसकी वजह ये है कि जैसे कल भी वो हुआ, और असल क्या है कि बाहरी राज्य के ही लोग ज़्यादातर रहते हैं, तो इस वजह से वो सहमे हुए भी हैं, थोड़े डरे हुए। तो नमाज तो अपने वक्त पे ही होगी। आमतौर पर कितने लोग यहाँ पर आते हैं अगर शुक्रवार की बात करें? देखो, ज़्यादातर तो हमने मना ही किया है साथियों को कि क्योंकि इस वक्त जो है हालात इतने बेहतर नहीं है, मगर कम से कम लोग आएँ और अपने जिस तरीके से आते थे आराम से वो आप लोग आएँ और नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़कर चले जाएँ। तो मस्जिद में कम ही लोग आए जुमे की नमाज अदा करने के लिए। एक तरह से ये अपील भी मस्जिद के इमाम की तरफ से की जा रही है इस विवाद को देखते हुए। और अब आपको बताते हैं कि ये पूरा डिस्प्यूट आखिर है क्या, और मस्जिद को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की दलील क्या नजर आ रही है। कुल मिलाकर इस मस्जिद का आखिर सच क्या है? शिमला में मस्जिद पर धर्मयुद्ध छिड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष का दावा पहले 2 मंजिल की मस्जिद थी, निर्माण कच्चा था। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील समीर ये दी जा रही है कि मस्जिद अवैध नहीं है। हिंदू पक्ष कह रहा है यहां कभी सिर्फ 2 परिवार रहते थे। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील के तौर पर यह बताया गया कि कैसे 1947 से पहले से इस मस्जिद में नमाज अदा की जा रही है। हिंदू पक्ष कह रहा है कुछ साल में बाहरी मस्जिद आने लगे, यानी जो बाहरी लोग हैं वो भी मस्जिद में आने लगे। और क्योंकि ये वक्फ की जमीन पर ही बनी है, इसलिए मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह दलील बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और चंदा जुटाकर मस्जिद में 3 मंजिलें अवैध तरीके से जोड़ी जा रही हैं, यह हिंदू पक्ष का दावा है। हालांकि यहाँ जितने लोगों की पहले मौजूदगी होती थी, आज क्योंकि लोग ज्यादा बढ़ गए हैं इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष इसको लेकर दलील ये दे रहा है कि नमाज में दिक्कत हुई इसलिए और मंजिल बनाई गई। जी हां, हिंदू पक्ष कह रहा है कि स्थानीय लोगों को परेशानी होती है जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, उसके बाद हिंदू पक्ष का ये दावा भी सामने। हालांकि इसके निर्माण को लेकर यहां मुस्लिम पक्ष की दलील ये भी समीर सामने आ रही है कि चंदा जोड़कर बकायदा मस्जिद के निर्माण कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। समीर चौगावकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार और लेखक। संजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता AIMIM के। थोड़ी देर में वो आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता कांग्रेस के। और अभिजीत ठाकुर शिमला से हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बहस की शुरुआत करूं उससे पहले अभिजीत, मैं चाहूंगा कि शिमला से एक ताजा अपडेट आप हमें दे दें, इस मामले में होता हुआ क्या नजर आ रहा है? क्योंकि सरकार के मंत्री का विधानसभा के अंदर जो बयान आया, ऐसा लग रहा है कि वो खुद ये मान रहे हैं कि मस्जिद में अवैध निर्माण किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो सरकार की तैयारियां क्या है, आगे होने क्या जा रहा है? जी बिल्कुल, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि कल इस पूरे मामले में एक अहम सुनवाई होने वाली है जो कि म्युनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में होनी है। उसका इंतजार सभी लोग कर रहे हैं, कल अहम फैसला भी आ सकता है। अभी तक इसमें कुल 44 सुनवाई हो चुकी है। 5700 स्क्वायर फुट से ज्यादा का ये पूरा एरिया है जहां पर मस्जिद का निर्माण चल रहा है। हमारे पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं, यही ऊपर के जो 2 फ्लोर है उनके ऊपर 3 फ्लोर के ऊपर ये जो पूरा विवाद बना हुआ है कि ये अवैध निर्माण यहाँ पर हो रहा है। हालांकि
हिंदू पक्ष के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पूरी की पूरी मस्जिद ही जो है वो कब्जे की जमीन पर ये पूरा का पूरा निर्माण हुआ है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पहले हुआ करता था। उसके अलावा मस्जिद पे मंजिल पर मंजिल बढ़ती चली गई, जिस पर लोगों की आपत्ति है। तो पूरी तरीके से भी इसको अवैध ढांचा करार दिया जा रहा है। वहीं जो मुस्लिम पक्ष है उनका कहना है कि तमाम कागजात वक्फ बोर्ड के पास मौजूद है, लेकिन वो सामने आकर क्यों इस बात पर कुछ नहीं कर रहे, इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। तो कल का दिन बहुत अहम होने वाला है। आज शुक्रवार का दिन है, जुम्मे की नमाज का वक्त है, लेकिन मस्जिद की तरफ से लोगों को साफ मना कर दिया गया है कि वो मस्जिद में आकर नमाज ना पढ़े, क्योंकि यहाँ पर माहौल ठीक नहीं है, तनावपूर्ण स्थिति है। ऐसे में किसी भी सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने इस तरह के निर्देश अपनी तरफ से लोगों को दिए हैं। अगर उसके अलावा हम बात करें तो मस्जिद के 50 मीटर के दायरे में चारों तरफ यहाँ पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट जगह जगह पर है। जिस जगह पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इससे आगे जाने की जो इजाजत है वो मीडिया को भी नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए एक छोटा सा सवाल क्योंकि मामला कोर्ट में है, सिर्फ एक अपडेट आपसे चाहूंगी चर्चा की शुरुआत से पहले अभिजीत, क्योंकि यहां लीगल इलीगल तक ही ये सवाल अब सीमित नहीं रहा, सवाल बाहरी लोगों के यहां पहुंचने को लेकर उठा दिए गए हैं। निश्चित तौर पर जो हिंदू संगठनों ने घोषणा की है, उन्होंने तो साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि 2 दिनों के भीतर इसका फैसला होना चाहिए, नहीं तो वो अपने हाथों इसका निर्णय करेंगे। दूसरा जो उनका बड़ा क्लेम है वो ये है कि धीरे धीरे लगातार यहाँ पर जो संख्या है वो बीते कुछ सालों में बढ़ी है और उनका कोई वेरिफिकेशन भी पूरी तरीके से नहीं किया जा रहा है। अब इस वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी को मस्जिद के इमाम कहते हैं कि ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाए, उनके यहाँ जो लोग आते हैं उनकी वो रजिस्टर में एंट्री करते हैं। तो सबसे बड़ा विवाद एक ये भी है कि जो डेमोग्राफी को बदलने वाली बात कही जा रही है उसमें स्थानीय लोगों का भी कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या जो है वो यहाँ पर लगातार बढ़ रही है और इसमें ठीक है, बने रहे आप अभिजीत हमारे साथ। डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से। डॉक्टर वरुण, कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी के नेता और सरकार में मंत्री खुद विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं, धरने पर बैठ गए वो कल। तो ये बताइए कि इस मामले को हिंदू पक्ष वर्सेस मुस्लिम पक्ष बनाया ही क्यों जा रहा है? अगर कोई दिक्कत है तो प्रशासन और सरकार के लेवल पर उसका हल किया जाए। दिक्कत है भी या नहीं ये सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर बताया जाए ताकि लोगों का गुस्सा भी शांत हो और इस विवाद का अंत भी हो, या फिर जानबूझकर इस मसले को हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश हो रही है? समीर जी, सुरभि जी, आपको नमस्कार। मैं कांग्रेस की सरकार, ऐसा मंत्री मैंने बहुत कम देखे हैं इतनी साफ गोई निर्भीकता से सत्य पर आधारित अपना बयान दिया है। कोई सरकारें मानती नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जो 10 साल से सरकार है, मोदी लेड सरकार है, वो तो अपनी विफलता मानती नहीं है। वो तो नोटबंदी भी कह देती सही है, 2 करोड़ रोजगार भी हमने साल के, सब चीज मानती है, उस पर बुला बुला उस पर बात करने से कोई तुक नहीं। देखिए, कांग्रेस की सरकार होते हुए खुद क्यों हिंदू मुस्लिम करेगी? आप मुझे बताइए। अपना प्रशासन खुद खराब करेंगे, अपनी इमेज खुद खराब करेंगे। जहां तक ये सवाल है अतिक्रमण का और इलीगल कंस्ट्रक्शन का, पूरे देश में चल रहा है। बुलडोजर के यूपी के टाइम भी हमने प्रश्न उठाया कि आप जुडिशरी को बाईपास कैसे कर सकते हो। लेकिन जो असली बात है, लोकल लॉज, म्युनिसिपल लॉज होते हैं, लोकल अथॉरिटीज होती है म्युनिसिपैलिटीज में, नगर निगम में, हर जहां म्युनिसिपैलिटी है वहां नगर निगम है या डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, उनको उनके जो अधिकारी हैं, मैंने हमेशा ये प्रश्न, दिल्ली से जब से चल रहा है ये ड्राइव डेमोलिशन की, जब से बात ये उठ रही है कि लोकल जो अथॉरिटीज है, लोकल जो अधिकारी होता है उस इलाके का, जिसके टेन्योर में अवैध कंस्ट्रक्शन होता है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर जब तक उसके घर गिरा देते तो पूरे देश में ऐसी स्थिति नहीं होती। और आप कांग्रेस की बात करो, कांग्रेस हिंदू मुस्लिम ही तो भारतीय जनता पार्टी का काम है हिंदू मुस्लिम करना और लोगों को भड़काना। क्योंकि नहीं, एक मिनट डॉक्टर वरुण जी थोड़ा सा मुद्दे पर भी बात कर लिए। आप मतलब शुरुआत होते ही आपने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। अभी सरकार आपकी है हिमाचल में, जिम्मेदारी आपकी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं आपके पास ताजा इनपुट क्या है? इस मस्जिद में जो निर्माण हुआ है वो आपके हिसाब से अवैध है क्या? और अगर अवैध निर्माण हुआ तो फिर प्रशासन कर क्या रहा था, सरकार कर क्या रही थी? मैंने यही कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी निर्माण हुआ, कांग्रेस की भी सरकार है, तो वो जो लोकल अथॉरिटीज हैं उन पे कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए था जिस अधिकारी के टेन्योर में ये सब काम हुआ। दूसरा, कोर्ट सब जुडिस मैटर है, कोर्ट से स्टे मिला हुआ है नहीं मिला हुआ। अगर कोर्ट से स्टे मिला हुआ है तो लोकल अथॉरिटीज क्या करेंगी? जो नोटिस देती है लोकल अथॉरिटीज, मैं आपको एक बहुत ट्रिकी बात बता रहा हूँ, पूरे देश में चल रही है ये बात और कई साल से चल रही है। अगर जानकार आदमी होता है तो उसको फ्राइडे शाम को नोटिस देते हैं, सैटरडे संडे वो अपना निर्माण कर लेगा, मंडे को स्टे ले लेगा। जिसका निर्माण गिराना होता है उसको मंडे को नोटिस देते हैं। ये तो जो इनकी जिनकी ईमानदारी जो म्युनिसिपल अधिकारियों की है या लोकल अथॉरिटीज पूरे देश में किसी की भी सरकार हो, उनको जब तक आप टाइट नहीं करोगे, उन पे एक्शन नहीं लोगे, सब चलता रहेगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ साफ गोई की, जो सरकार एक्सेप्ट करे साफ गोई से, उसका हमको प्रशंसा करनी चाहिए और
कोर्ट में, क्योंकि सब जुडिस है। अभी आपने इमाम का इंटरव्यू भी दिखाया, इमाम का इंटरव्यू काम नहीं देगा, कागज काम देंगे कोर्ट के अंदर। अगर कोर्ट में वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति तो वक्फ बोर्ड की जाएगी, और सरकार की संपत्ति तो उसको नाजायज मानकर हटाया जाएगा। और लेकिन सवाल अभी भी निर्माण को लेकर अगर बात यहां पर महज कही जा रही होती तो समझ आती, क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है, कल सुनवाई भी होनी है। लेकिन सवाल अब बाहरी लोगों को लेकर भी उठा दिया गया है। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, प्रवक्ता AIMIM के, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। क्यों आखिर मोहब्बत की दुकान और नफरत का सामान वाला एंगल इसे दे दिया गया है? अब देखिए मैम, कल तक जो है ना बीजेपी की बी टीम हमें कहा जाता था, आज ये है कि कांग्रेस बी टीम है, सपा, बसपा और जितनी और पार्टियां हैं वो बी और सी, डी, ई सारी टीमें हैं। आप ये बताइए, बड़ी नफरत की दुकान खोली जा रही थी, आज वो नफरत की दुकान जो है वो मोहब्बत की दुकान नफरत में कैसे बदल गई कांग्रेस की? जब कांग्रेस के मंत्री मौजूदा वहां पर मंत्री खुलेआम कह रहे हैं, क्या उन्हें पता है कि अवैध है या नहीं है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है? रंगरेज साहब, सॉरी टू बट इन, अब बता देती हूँ आपको क्या कहा गया सदन में। यहाँ ये साफ तौर पर कहा गया कि 190 सिर्फ रजिस्टर्ड, तो 1900 लोग कहां से आ रहे हैं? उन्होंने तो वहां की उस परिस्थिति को सामने रखा है ना, उस हकीकत को सामने रखा है जो वहां पर ग्राउंड रियलिटी है। वो तो ये कह रहे हैं कि जो रोज नए जमात वाले आ रहे हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है, सवाल तो उनको लेकर भी उठा दिया गया ना। देखिए मैडम, दिल्ली में भी ऐसे ही था, हम भी गांव में से आके दिल्ली में बस गए। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ से काम करने के लिए वहां जाते हैं, तो वो क्या बाहरी या घुसपैठिया थोड़ी हैं? किसी को भी अधिकार है और देश का संविधान ही अधिकार देता है, कोई भी कहीं भी रह सकता है। उसमें जो है बार बार ये कहना कि मुसलमान ज्यादा हो गए, ये तो इस्लामोफोबिया से ग्रस्त लोग हैं, इस तरीके की जो बात कर रहे हैं इस देश में। तो ये संघी मिजाज के जो लोग हैं, ये इस देश के ताने बाने को खराब करना चाहते हैं। अगर मुसलमान रोडों पे आकर ये बताने लगे कि मंदिरें अवैध है, तो फिर इस देश का क्या मतलब, क्या ताना बाना, क्या इस देश की खूबसूरती, क्या इस देश का लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हो जाएगा? मगर ये बार बार चाहते हैं, भाजपा बार बार से चाहती है कि बात मुद्दों पर ना हो, बात शमशान कब्रिस्तान की हो, 80-20 की हो, कपड़ों से पहचानने की बात हो, लव जिहाद, लैंड जिहाद, हिजाब जिहाद और यूपीए। ठीक है, हाजी साहब बने रहे। अब हमारे साथ संजय शर्मा भी मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। संजय जी, सुना आपने, AIMIM की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि इस्लामोफोबिया से ग्रस्त है ये सोच, इस वजह से इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अगर कुछ अवैध काम हो रहा है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई करे, लेकिन पहले क्लैरिटी तो हो जाए कि अवैध है मस्जिद का निर्माण या फिर नहीं। कोर्ट का फैसला तो आ जाए, म्युनिसिपल कमिश्नर की कोर्ट में ये पूरा मामला है, तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही? देखिए, हिमाचल प्रदेश पूरे देश में एक सबसे शांत आपकी आवाज चली गई है संजय जी, आपकी आवाज चली गई, दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। समीर चौगांवकर जी, किस तरह से आप इस पूरे विवाद को देखते हैं? संजय जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? जी 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 बोलिए, अपनी बात कंप्लीट। देखिए, हिमाचल प्रदेश जो है वो पूरे देश में एक शांत प्रदेश के तौर पे जाना जाता है, और हिमाचल प्रदेश की शांति को चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, यहाँ का आपसी भाईचारा और यहाँ की शांति और सद्भाव को जो है वो प्राथमिकता दी जाती है। और यहाँ पे हम किसी भी हेलो जी जी बोलिए बोलिए। हाँ, तो उसको किसी भी तरह से भंग नहीं होने दिया जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कुछ बोलने को नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी बोलना था वो हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री ने बिंदुवार विधानसभा के पटल के ऊपर पूरी जानकारी रखी है। उन्होंने सारी अपनी चिंता, उस प्रदेश के जनता की चिंता को जो है वो सामने रखा है कि किस तरह से एक षड्यंत्र के तहत पूरे हिमाचल प्रदेश की शांति को भंग करने का एक सिलसिला एक षड्यंत्र के तहत चला हुआ है। और उसको किसी भी तरह से जो है, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये मस्जिद के विवाद के 2 रोज पहले शिमला के ही एक इलाके के ऊपरी इलाके में एक बाहर से आए अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति ने एक दुकानदार के ऊपर हमला कर दिया। उस हमले में उस व्यक्ति के सिर पे कम से कम भी 15 से 17 टांके लगाने पड़े हैं। और किस तरह की भाषा का वहां पे प्रयोग किया गया। हिमाचल प्रदेश के जहां पे इस मस्जिद को होने की बात कही जा रही है, ये सरकार मंत्री विधानसभा के पटल के ऊपर कह चुके हैं कि
की भी उसमें मूक सहमति है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पटल के ऊपर उसके लिए विधानसभा के भीतर कोई एक शब्द नहीं बोला कि ये सरकारी है या नहीं है। उनका जो भी बयान आया वो विधानसभा के बाहर आया है। तो निश्चित तौर पे अगर सरकारी जमीन के ऊपर ऐसा कुछ भी कोई भी निर्माण हुआ है, एक व्यक्ति कुछ वर्ष पहले आता है, वहां पे दर्जी की दुकान शुरू करता है और उसके बाद मस्जिद का निर्माण शुरू कर देता है। ये किस तरह की जो है वो ये कार्य चला रहे हैं। तो इस तरह के आप जहां पे 2000 हिमाचलियों के घर हैं जी, उनके घरों के बीच वहां तो फ्रेम फ्रीज हो गया। आपके पास जब वापस आती हूँ समीर साहब, आपने सभी पक्ष की बात भी यहाँ पर सुन ली है और दोनों पक्ष की तरफ से दी गई दलीलें भी हमने बता दी, लेकिन सवाल यही है, आज के हालात देखिए ना सर, आज वहां पर लोग एकजुट होते हुए बाकायदा अल्टीमेटम दे रहे हैं, 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया, जबकि मामला अगर कोर्ट में भी है तो सवाल हिंदू मुस्लिम के एंगल से भी उठाया जा रहा है, बाहरी लोगों के लेकर भी उठाया जा रहा है और बाकायदा अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं। मेरा सवाल समीर सर उस ग्राउंड रियलिटी को लेकर है। देखिए, जो पूरा संजौली मस्जिद को लेकर जो पूरा बवाल मचा हुआ है कल से, मुझे लग रहा है ऐसे हिंदू मुस्लिम समीर जी आप अपना जवाब यहीं से शुरू कीजिएगा। अनिरुद्ध सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिमाचल प्रदेश की सरकार में मंत्री जिन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था। अनिरुद्ध जी, पहला सवाल आपसे, क्योंकि इस विवाद को लगातार हम तूल पकड़ता हुआ देख रहे हैं, काफी विवाद बढ़ता नजर आ रहा है, क्या वजह है कि आप विधानसभा में तो ये कह रहे हैं कि भाई जो मस्जिद में निर्माण हो रहा है वो अवैध है, सवाल तो फिर यही उठता है ना कि सरकार तो आपकी है, अगर अवैध निर्माण हो रहा था तो प्रशासन क्या कर रहा था, सरकार क्या कर रही थी? देखिए, ये सबसे पहली बात, कोई मंदिर मस्जिद का मामला जो है ये नहीं है, बिल्डिंग का मामला है जो इलीगल है। सबसे पहली बात तो मैं बोलना चाहूंगा। दूसरी, सरकार की अगर बात करी, मैंने पूरे कागज, जब मेरे ध्यान में ये मामला आया कि ऐसा जो अवैध बन रहा है और लोगों का रोष है, इसकी इंक्वायरी करी गई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जवाब दिया है, जो कि टेबल ऑफ द हाउस विधानसभा में सारे पेपर्स लिए किए गए हैं। 2010 में इसका काम शुरू हुआ था, नोटिस इशू होते गए, उसके बाद रिपीटेडली जो है 5, 8, 10 साल में जो है उसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट्स भी रही हैं, बीजेपी गवर्नमेंट्स भी रही हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है जी। और उसमें मेयर जो है वो कम्युनिस्ट भी रहे हैं, इस दौरान बीजेपी की भी रहे हैं, कांग्रेस के भी रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी की नहीं है। जब मामला ध्यान में आया, इस मामले को उठाया गया और लोगों के भावनाओं को देखते हुए जो है इस पे हमने मांग नहीं करी है, हमने सुझाव भी दिए हैं। ये जो है न केवल इस बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, शिमला शहर में जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं या खड़े हो रहे हैं विदाउट परमिशन, उस पर रोक लगाने की जरूरत है और एक्शन लेने का समय है, ये मैंने बोला है। और दूसरी बात, जो अपने बाहरी से आने वाली बात करी है, तो मैं ये समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का कोई भी सिटीजन हो, उसकी जान माल की रक्षा के लिए बातें है, जिम्मेवार भी है। लेकिन यहाँ पे कई इंस्टेंस पहले भी हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, कोई नेपाल से आया है, कोई कहीं से आया है, क्राइम करके, मर्डर तक करके। एक बहुत सीनियर एडवोकेट जनरल हुआ करते थे, उनका मर्डर करके लोग नेपाल भाग गए थे हाउस होल्ड। और सर्कुलर बार बार जारी होती है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई भी आप हाउस होल्ड रखो, कोई आपके पड़ोस में आए, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। नहीं तो ठीक बात है, वेरिफिकेशन होनी चाहिए अनिरुद्ध जी, लेकिन ये जो संजौली मस्जिद है, क्योंकि मस्जिद के इमाम की बात हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये वक्फ की जमीन है, तो वक्फ बोर्ड तो सरकार के अधीन है, फिर तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा ना कि मतलब ये अवैध निर्माण है या फिर वैध है। जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रिटर्न में दिया है कि ये अवैध है और 6,327 स्क्वायर फीट जो है अवैध है, दे हैव गिवन इट इन राइटिंग। और जहाँ जमीन के मालिकाना हक की बात है, मैंने वो भी पेपर्स जो हैं हाउस में लेकर आए हैं, जो इनका फॉल्स जो क्लेम है, मैं बोलता हूँ फॉल्स क्लेम है, हिमाचल मालिकाना हक में हिमाचल प्रदेश सरकार की जमीन है। ये सेकंड खाने में जो रेवेन्यू पेपर होता है, इसमें कब्जादारी में वक्फ बोर्ड का वर्णन किया गया है, उसकी जांच जो है वो चल रही है कि उनके नाम कैसे चले। सर ये 1967 से लेकर जो रेवेन्यू पेपर हैं वो विधानसभा के टेबल के ऊपर लेकर रहे हैं। जी सर, एक सवाल बस ये कि क्या ये महज संजौली का ही मामला है या आपको लगता है और भी ऐसे मस्जिद हैं हिमाचल में या शिमला में? और दूसरा सवाल, घुसपैठ को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं तो वो किस आधार पर? देखिए, ये केवल
मैं सारी बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, धार्मिक कोई भी स्थल हो, उसको बनाने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर जो है वो उसकी परमिशन देते हैं। क्या वो ली गई? और ये भी कानून होना चाहिए कोई भी ऐसे संस्थान बने तो पहले उसके लिए एनओसी इशू हो, पहली बात। अक्रॉस ऑल रिलीजन एंड कास्ट क्रीड, इसके लिए जो है परमिशन जो है जारी होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर मेरा मन करा मैं सड़क में खड़े हो जाऊं और वहीं पे मंदिर बना लूं, इसके लिए प्रॉपर एक गाइडलाइन होनी चाहिए। ये बात मैंने जो है बिल्कुल स्पष्ट तौर पे रखी है। अनिरुद्ध जी, लास्ट सवाल आपसे, क्योंकि मस्जिद के इमाम को हम सुन रहे हैं, उन्होंने ये भी अपील की कि भाई जुमे की नमाज के लिए लोग मस्जिद में ना आए क्योंकि विवाद हो रहा है। आप ये क्लैरिटी क्या दे सकते हैं हमारे दर्शकों को कि ये पूरी की पूरी मस्जिद ही अवैध है क्या? यानी जिस जमीन पर मस्जिद का निर्माण हुआ है वही अवैध तरीके से कब्जाई गई, या फिर जो ऊपरी मंजिलें बनाई जा रही हैं वो अवैध है, ग्राउंड फ्लोर की जो इमारत है वो ठीक है? लेकिन ये 2010 से मामला चल रहा है, मैं आपको बताऊंगा, और पूरी की पूरी बिल्डिंग ही जो है वो अवैध है। अच्छा जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी हमसे बातचीत करने के लिए। समीर चौगावकर जी, मुझे लगता है बहुत हद तक क्लैरिटी अनिरुद्ध जी की तरफ से देने की कोशिश की गई है, और वो ये कह रहे हैं कि सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से जो चेकिंग की गई है उसके बाद पूरी की पूरी मस्जिद ही अवैध निर्माण है, और यहां तक कि ग्राउंड फ्लोर की जो जमीन है वो भी अवैध कब्जा है। देखिए, केंद्र सरकार अब जो वक्फ बिल नया लेके आ रही है, मुझे लगता है वो इसी परिप्रेक्ष्य में है कि जिस तरीके से अवैध मस्जिदों का निर्माण जो हुआ होगा या वक्फ बोर्ड ने जो अवैध कब्जा किया होगा उसको लेकर सरकार बहुत गंभीर, और शायद वक्फ बिल इसीलिए लेकर सरकार आ रही है। देखिए, अभी जो संजौली का जो मामला है इसको लेकर वहाँ के इमाम खुद कह चुके हैं कि 2 मंजिलें वहाँ पर जो बनी है वो अवैध रूप से बनी गई है, और फिलहाल वहाँ का कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया है। मुझे लग रहा है अगर अवैध बनता है तो नगर निगम की जिम्मेदारी भी है कि अवैध कंस्ट्रक्शन कैसा हो गया है। भाई, परमिशन तो नगर निगम देता है, क्या नगर निगम ने परमिशन दी थी अवैध निर्माण के पैसा लेकर? क्या नगर, जब इतना अवैध निर्माण हो रहा था तो नगर निगम के अधिकारियों ने इसे रोकने की कोशिश की थी या नहीं की थी? मुझे लग रहा है सरकारें कोई भी रही हो, ये अवैध निर्माण लगातार जारी रहा, और ये आज का तो मैटर है नहीं। मुझे लग रहा है कि नगर निगम के भ्रष्टाचार का भी एक बड़ा मामला है कि इस तरीके से सिर्फ एक मामला नहीं होगा, और भी मामले होंगे जहां नगर निगम ने भ्रष्टाचार के माध्यम से अवैध निर्माण को प्रोत्साहित किया होगा शिमला के अंदर और पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक बिल्डिंग का मामला नहीं है, लेकिन जिस तरीके से 2 फ्लोर का मामला आ रहा है, जिस तरीके से जनता सड़कों पर उतरी है, मुझे लग रहा है अब प्रशासन जागा, प्रशासन कह रहा है हम जांच करवाएंगे। अभी वो बिल्डिंग को सील कर खाली कर दिया गया है। अभी वक्फ बोर्ड का भी बयान आया है कि वहाँ पर फिलहाल अभी सारी गतिविधियाँ रोक दी गई है। मुझे लग रहा है कि एक समाज के दृष्टिकोण से अगर देखा जाओगे तो बहुत एक अच्छा नहीं कि जिस तरीके से एक बड़ा वर्ग जमीन पर उतर कर उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, सरकार को आने पड़ रहा है। एक समाज की दृष्टि से अगर देखोगे तो ठीक नहीं है। अवैध निर्माण जहाँ पर भी हो उसे ढहाना चाहिए, अवैध निर्माण की अनुमति नहीं देना चाहिए, और जो अधिकारी दे रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। अब सवाल वही आ जाता है, वक्त रहते वरुण जी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और आज की सिचुएशन को फिर कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि अब तो लोग सड़क पर हैं। पूर्वी जी, पहाड़ी राज्यों के डोमिसाइल रूल्स भी बने हुए हैं। वहाँ बाहर का आदमी कैसे वहाँ कितने साल रहेगा, कैसे नहीं होगा, कैसे वहाँ पे सिटीजनशिप तो इंडिया की होती है लेकिन वहाँ कैसे बच सकेगा, इसके पहाड़ी राज्यों के अलग अलग डोमिसाइल रूल्स भी हैं। जो मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ अवैध निर्माण और एनक्रोचमेंट पे दे रहा हूँ। वो भी बात समीर भाई ने करी डेमोग्राफी की। भाई, पॉपुलेशन आपकी 150 करोड़ लगभग पहुंचती जा रही है, जमीन है कम, तो कहीं तो बसेंगे लोग जाकर के। आप गरीब आदमी, आम आदमी को धक्के मार मार के उनके मकानों को तोड़ते जाओगे तो फेलियर सरकारों का है। या आपकी पॉपुलेशन मान लीजिए 1 करोड़ बढ़ रही है साल में, तो 1 करोड़ का हाउसिंग सिस्टम बनाना चाहिए कि पहले से एडवांस बनाओ। या आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, वो भी नहीं ला रही है कोई सरकारें। संजय गांधी के जमाने जब हुआ था तो वो फोर्सिबली हुआ था, तो लोग उसके खिलाफ हो गए थे। ये तो आपको समझदारी से सरकारों को लाना पड़ेगा। 10 साल में आप हिंदू मुस्लिम करे जा रहे हो, उसकी बजाय आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए, उससे संबंधित लॉज लाइए, जब जाके समस्या सॉल्व होगी। जैसे मैंने भी कहा, समीर जी ने भी, आदरणीय समीर जी ने भी उसका समर्थन किया है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, दिल्ली में डिमोलिशन हुए जब से, कि भाई जो अधिकारी इसके लिए टेन्योर में होते हैं, मैं तो उससे भी आगे जा रहा हूँ, जो पार्षद और विधायक उस इलाके का होता है, जब घर घर वोट मांगने जाता है उसको पता है कि कहाँ अवैध निर्माण हो रहा है, या उसकी कहीं ना कहीं डायरेक्ट सहमति से भी होते हैं। अधिकारी डर जाते हैं कई बार, तो उनपे भी एक्शन होना चाहिए। जिस पार्षद, जिस विधायक और जिस अधिकारी के टेन्योर में अवैध निर्माण हो रहा है या एनक्रोचमेंट हो रहा है, उसको आप उनको भी तो करिए। वरुण जी, आप ही की बात में एक लाइन जोड़ना चाह रहे हैं समीर जी। लेकिन वरुण जी, आप तो कांग्रेस को इतना करीब से जानते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी है, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस को कार्रवाई करेगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस को पता है अभी महाराष्ट्र में, हरियाणा में चुनाव है, 10 उपचुनाव अभी हिमाचल उत्तर प्रदेश में होने वाले। अगर कांग्रेस उस पर कार्रवाई करेगी, कांग्रेस की सरकार, तो पूरे देश में कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा।
कांग्रेस का एक खास वोट बैंक जुड़ा हुआ है, इससे कांग्रेस से आप कार्रवाई की उम्मीद मत कीजिए कि कांग्रेस कार्रवाई करेगी। ठीक है। महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव और जम्मू कश्मीर का चुनाव कांग्रेस के सामने दिख रहा है। ऐसा है क्या वरुण जी? उत्तर प्रदेश भी तो है ना बीजेपी की सरकार, वहां क्यों नहीं कर लेते हो आप? वहां भी तो अवैध निर्माण है, क्यों नहीं एक ड्राइव आप बुलडोजर चला के गरीबों के घर तोड़ रहे हो? आप मुझे बताइए, समीर जी मंदिर है, पटरी पे मंदिर बन गया, क्यों कैसे बनाने देते हो फिर आप? जगह जगह पटरियों पे, कोई नाले के पास ही बन गया मंदिर। तो ये जो देश के लिए गाइडलाइन जो भी मंत्री ने भी कही है, मैं भी कह रहा हूँ, आपको भी मानना चाहिए। पूरे धार्मिक स्थलों के लिए पूरे देश में एक गाइडलाइन बननी चाहिए। एक टारगेट, बीजेपी का टारगेट तो मुसलमान मस्जिद इसलिए है कि भाई किसी तरह से 4 जून को जो पराजय हो गई है, किसी तरह हिंदू उनके पास वापस आ जाए। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस के तो मंत्री ने जो ईमानदारी साफ गोई से बात करी है, तो बावला थोड़ी मंत्री जो आपको चुनाव नहीं दिख रहे उसको। तो कांग्रेस तो हमेशा अपने अपने रास्ते पे चली है, कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। और भाजपा शासित राज्यों में, राजस्थान में अभी सरकार है 9 महीने से, क्या कर लिया? पहले भी बीजेपी की सरकार थी, क्या कर लिया? ठीक है रंगरेज साहब, जिस बात का जिक्र वरुण पुरोहित जी कर रहे हैं और जिस बात का जिक्र हिमाचल प्रदेश की सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने अभी TV9 से किया, उसमें तो मुझे लगता है आपको भी ऐतराज नहीं होगा कि जो भी धार्मिक स्थल हैं, सिर्फ मस्जिदों की उन्होंने बात नहीं की, जो भी धार्मिक स्थल हैं अगर वो अवैध हैं तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। रंगरेज साहब देखिए, संघियों का एक झुंड है जो मुसलमानों की इबादतगाह, कब्रिस्तान, वक्फ की संपत्तियों को बार बार टारगेट कर रहा है। और एक कांग्रेस का एक मंत्री होने के बावजूद जो मोहब्बत की दुकान के वादे राहुल गांधी कर रहे थे, आज उनकी मोहब्बत की दुकान कैसे नफरत। अरे भाई रंगरेज साहब, इबादत से पूछो, अवैध जमीन पर थोड़ी बना देंगे। ओवैसी जी का घर, ओवैसी जी ने तेलंगाना का जो घर है वो वक्फ की जमीन पे बना हुआ है, और ओवैसी साहब के घर के स्टाफ का खर्चा वक्फ बोर्ड के पैसों से जाता है। अच्छा एक मिनट समीर जी, एक मिनट रंगरेज साहब, मैं बस एक बात ऐड कर दूं कि अगर वो जमीन अवैध है, जैसा कि नगर निगम ने अपने रिकॉर्ड चेक करके बताया है इस मामले में कि ये अवैध है, तो फिर अगर अवैध है वो मस्जिद, तो वहां पर तो नमाज भी कबूल नहीं है। तो फिर तो आपको समझना चाहिए और एक सही पिक्चर रखनी चाहिए। देखिए सरकार का प्रोपेगेंडा एजेंडा यही है कि बार बार उनको जो है, जो मस्जिद है, कब्रिस्तान है या इबादतगाह है, उनको अवैध बताना है। जब वहां 50 साल से नमाज हो रही है तो अब कैसे अवैध हो गई वो? क्या 50 साल से नमाज नहीं हो रही वहां पर? मगर ये वहां पर एक संघियों का एक झुंड इकट्ठा होता है, वहां पे नारे लगते हैं, आपत्तिजनक नारे लगते हैं मुसलमानों के खिलाफ। एक सोच बनाई गई है IT सेल की तरफ से कि मुसलमान आपकी जो है संपत्तियों को छीन लेंगे। वहां पर बाहरी लोग आ गए, घुसपैठिया। अरे हिंदुस्तान के मुसलमान कोई भी कहीं भी जाके रह सकता है भाई, आपको क्या दिक्कत हो रही है मुसलमानों से? आपको असल भाजपा की सरकार मुसलमानों से नफरत करती है, मुसलमानों से दुश्मनी करती है। इस तरीके का जो माहौल बनाया जा रहा है इस पूरे देश में। रंगरेज साहब एक बात बताइए, अरे रंगरेज साहब एक बात बताइए, ओवैसी साहब पे जो केस दर्ज हुआ है, शिकायत दर्ज हुई है, जो घर है वो वक्फ की संपत्ति पे बना हुआ है, क्या ओवैसी साहब वक्फ की संपत्ति खाली करेंगे? काम करता है और देश विरोधी ताकतों के साथ हमेशा खड़ा रहता है। ये असदुद्दीन अवैसी का एक मुसलमानों का झुंड एक इकट्ठा किया है जो देश के अंदर नफरत पैदा करने का काम करता है। आपने हिमाचल प्रदेश की सीमा को देखा नहीं होगा आकर के, और अब आप हिमाचल प्रदेश के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की शांति को, हिमाचल प्रदेश की शांति को किसी भी कीमत मुसलमान आगे बढ़ रहे हैं। रंगरेज साहब संजय शर्मा जी को अपनी बात रखने दीजिए। संजय जी क्या कह रहे हैं आप? अवैसी की फौज आकर के अगर सोचेगी कि हम हिमाचल प्रदेश की शांति को भंग कर देंगे, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की हो, यहाँ की शांति को किसी भी तरह से भंग नहीं होना दिया जाएगा। 2003-4 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, ईसाई मिशनरीज ने आकर के हिमाचल में काम करना शुरू किया था। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के। कांग्रेस की गाइडलाइन से हट करके वो धर्मांतरण को विरुद्ध कानून लाए थे। यह हिमाचल प्रदेश की संस्कृति है। यहाँ पे जब यहाँ की अस्मिता के ऊपर चोट, यहाँ की शांति के ऊपर चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो यहाँ पे देश को अशांत करने की कोशिश ना हो, इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। समीर, अभिजीत का मैं रुक करूंगी, आपके पास आती हूँ वर्मा साहब वापस। मेरे सहयोगी अभिजीत ठाकुर क्योंकि शिमला में लोगों के बीच ही मौजूद है। अभिजीत, क्या लोगों से बातचीत संभव है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा मामला आप लोग देख रहे हैं। क्या आप लोगों की राय है, यहाँ के स्थानीय लोग आखिर क्या चाहते हैं? यहाँ के स्थानीय लोगों का जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो आक्रोश ये है कि जो बाहरी राज्यों से
लोग आते हैं उनका डाटा चेक होना चाहिए। यहाँ पर कोई किसी से नफरत, कोई किसी से द्वेष, कोई किसी से मतलब इज़्म की उससे कोई परिप्रेक्ष्य कोई नहीं देख रहा है। यहाँ पर एक भाईचारा है, यहाँ पर एक समाज के लोग हैं। लेकिन फिर ये विवाद इतना बड़ा कैसे हो गया कि इसको ढांचे को लोग स्थानीय लोग ही कह रहे हैं कि हम ही गिरा देंगे अगर प्रशासन नहीं गिराता है, तो इस तरह का अल्टीमेटम। ये तो संवैधानिक भाषा है। जब इस देश में संवैधानिक व्यवस्था है और कानून के मुताबिक यहाँ पर जो है ये व्यवस्था कायम है और सरकार है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो कोर्ट का जो फैसला आ रहा है उसका इंतज़ार यहाँ के लोग कर रहे हैं। और जो कुछ ऐसे लोग कह रहे हैं वो उनकी अपनी जो है वो भाषा हो सकती है, लेकिन ये आम जनमानस की भाषा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। देखिए, इनका ये कहना है कि उन्हें आपत्ति इस बात से ज़रूर है कि बाहर के जो लोग आ रहे हैं उनका डाटा एनालिसिस ज़रूर होना चाहिए, वेरिफिकेशन ज़रूर होना चाहिए और तमाम जो विवाद है उसका निपटारा होना चाहिए, लेकिन कानून संगत तरीके से ही होना चाहिए। और जो लोग अल्टीमेटम देने की बात कर रहे हैं या फिर खुद से फैसला करने की या खुद से डेमोलिशन करने की बात कर रहे हैं, उसका समर्थन खैर हर लोग नहीं करते। लेकिन कल जो भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई थी और उनकी जो मांगे हैं, उनका ये कहना है कि सरकार और प्रशासन को उसको भी ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कल जिस तरह का एक माहौल यहाँ पर बना, उसके बाद लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। आप लोग यहाँ के स्थानीय हैं, आप लोगों की इच्छा क्या है? देखो, जो हमारा जो कानून है, कानून से बाहर तो हम भी नहीं जाएंगे। जो कानून व्यवस्था है और जो प्रशासन है, प्रशासन जितने भी प्रदर्शन कर रहे हैं वो साथ से हाथ मिला करके खड़ा है। और हमारे सीएम साहब ने पहले ही बोला है कि भी बोलते हैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है और जो कानून देगा, मतलब जो फैसला देगा उसके उस पर ही होगा। और ये है कि जो भी भारतीय ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है अभिजीत, लोग समझदारी से काम ले रहे हैं और टीवी9 भारतवर्ष भी अपील करता है कि शांति बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस मामले पर सरकार की नजर है, सरकार की तरफ से जो बयानात सामने आए हैं उससे भी ये जाहिर होता है और मस्जिद के इमाम जो कह रहे हैं उससे भी ये जाहिर होता है कि भाई जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए लोग ना आए क्योंकि विवाद हो रहा है। कुल मिलाकर समीर जी, शांति का पक्षधर हर कोई और शांति बरकरार रहे इसके लिए फिलहाल सरकार को क्या करने की जरूरत है, वो होता हुआ आप देख रहे हैं क्या अलग अलग दलों की तरफ से भी? देखिए, मुझे लगा कि मुख्यमंत्री सुक्कू का बयान भी इस संदर्भ में आया था और जिस तरीके से जनता सड़कों पर उतरी है और जिस तरीके से जनता ने कहा है कि अगर नहीं तोड़ा गया तो हम निर्णय लेंगे, मुझे लगता है ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान जनता की तरफ से आया है। कानून अपना काम करेगा, कोर्ट में मामला चल रहा है, नगर निगम इस मामले में कार्रवाई करे, सरकार सुनिश्चित करे कि अगर अवैध निर्माण हुआ है तो अवैध निर्माण गिरा दिया जाए और बाकी कहीं अवैध निर्माण ना हो, जनता को भरोसे मिले। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो देवभूमि है हिमाचल, वहाँ का सामाजिक सद्भाव, सामाजिक सौहार्द बना रहे, दोनों समाज आपस में मिलकर रहे। एक आध घटना इस तरह से घटती है सभी राज्यों में, उसको लेके माहौल खराब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।